हेलो स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था संघनित्र कंडेंसर। इसमें अपन ने कंडेंसर का परिचय कर लिया था, कार्यविधि, संरचना, ये सामान्यतः अपन ने जान लिया था। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था एयर कंडेंसर के प्रकार। उसमें था एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर और इवेपोरेटिव। इसमें से इसके बाद में अपन ने एयर कूल्ड कंडेंसर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। एयर कूल्ड कंडेंसर की बनावट देखी थी। एयर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार थे, उसमें से था एयर कूल्ड का पहला प्रकार था प्राकृतिक, दूसरा था फोर्स एयर कूल्ड कंडेंसर। उसके बाद आज पढ़ेंगे अपन एयर कूल्ड कंडेंसर के लाभ और हानियाँ। पहले पढ़ेंगे अपन एयर कूल्ड कंडेंसर के लाभ। इसकी संरचना सरल होती है, यानी पहला लाभ क्या हो गया, इसकी संरचना सरल होती है। दूसरा हो गया ये अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, यानी ये अपेक्षाकृत आपके वाटर कूल्ड और इवेपोरेटिव कंडेंसर की तुलना में सस्ते होते हैं। तीसरा, इसमें संसारण नहीं होता है, यानी इसमें संसारण नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी का यूज नहीं किया जाता, जिसके कारण इसमें वायु के संपर्क में पानी आ नहीं रहा, जिसके कारण संसारण क्रिया नहीं होगी। चौथा लाभ है इसमें पाइप व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसमें ज़्यादा पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं होती वाटर कूल्ड कंडेंसर की तुलना में, क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब आता है आपके एयर कूल्ड कंडेंसर की हानियाँ। इन्हें अब पहली हानि होती है इन्हें कम क्षमता के संयंत्रों में उपयोग किया जा सकता है, यानी आपका एयर कूल्ड कंडेंसर है तो एक लिमिट की वायु प्राप्त कर सकते हो आप सामान्य तौर पे, और लिमिट की वायु तो इसकी इसी तुलना के आधार पे इनका उपयोग छोटे रेफ्रिजरेशन सिस्टमों में किया जा सकता है। दूसरा आता है, दूसरी हानि आती है इसकी वायु के निम्न ऊष्मा चालकता के कारण इसमें ऊष्मा स्थानांतरण की दर कम होती है, यानी पानी की तुलना में वायु की क्या होती है, हीट एक्सचेंज की तुलना हीट ऊष्मा चालकता की दर कम होती है, जिसके कारण हीट ट्रांसफ़र भी कम होगी। हीट ट्रांसफ़र कम होगी तो आपकी ऊष्मा में कमी कम होगी, यानी रेफ्रिजरेशन द्रव्य में कम बदलेगी। अब अगला अपना कंडेंसर का प्रकार आता है जल शीतलित संघनित्र, यानी वाटर कूल्ड कंडेंसर। अब इसे देखेंगे, यह संघनित्र जिसमें शीतलित माध्यम के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है, यानी वह कंडेंसर जिसमें कूलिंग मीडियम के रूप में पानी का उपयोग किया जाता है, जल शीतलित संघनित्र कहलाते हैं। वायु की तुलना में जल की ऊष्मा स्थानांतरण की दर अधिक होती है। अब पानी की यानी हवा की तुलना में पानी की ऊष्मा स्थानांतरण हीट एक्सचेंज की दर अधिक होती है। अतः ऊष्मा स्थानांतरण के लिए जल शीतलित कंडेंसर में वायु शीतलित संघनित्र की अपेक्षा कम क्षेत्रफल होता है, यानी आपका एयर कूल्ड कंडेंसर है तो उसमें वायु ज़्यादा संपर्क में आए, इसके लिए उसका एरिया बढ़ा देते हैं। पर वाटर कूल्ड कंडेंसर की संरचना क्या होती है, लिमिट में बना देते हैं, क्योंकि इसमें पानी प्रेशर के साथ सर्कुलेट किया जाता है। जल शीतलित संघनित्र की छोटी इकाई के लिए ताज़ा जल उपयोग में लिया जा सकता है। पानी को उपयोग करने के बाद सिविल लाइनों में डाल दिया जाता है। इस विधि को अपव्यय जल प्रणाली कहा जाता है, यानी पहला कंडेंसर आपका देखो कंडेंसर उपयोग के आधार पे छोटा कंडेंसर होता है, उसमें क्या कम पानी की आवश्यकता होगी। कम पानी की आवश्यकता होने के कारण उसके पानी को क्या कहते हैं अपन यूज किया और क्या ड्रेन में छोड़ दिया, यानी सिविल लाइनों में या अन्य उपयोग में, फिर यूज किया फिर छोड़ दिया। ये प्रणाली क्या कहलाएगी, अपव्यय जल प्रणाली कहलाएगी। जबकि बड़े सिस्टमों में क्या होता है, अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे अपव्यय यानी वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए उसे को क्या किया जाता है, पुनः प्रसारणीय जल प्रणाली द्वारा उपयोग किया जा सकता है, यानी पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, जिससे संघनित्र से प्राप्त गर्म पानी को कूलिंग टावर आदि द्वारा ठंडा करके बार बार उपयोग किया जा सकता है या लिया जा सकता है। यानी आपका जो बड़े रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वाटर कूल्ड कंडेंसर होता है, उसका पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं। कूलिंग टावर उस पानी को ठंडा करके वापस कंडेंसर में भेज देता है। इस प्रकार यह प्रोसेस रेगुलर चलता रहता है। जल का स्तर कम होने पर जल प्रवेश वाल्व द्वारा अतिरिक्त जल प्रवेश करा दिया जाता है।
यानी जो आपका इसमें पानी क्या होगा, जैसे वाटर कूल्ड कंडेंसर में कुछ ना कुछ कमी होगी, कमी होने के कारण इसमें अतिरिक्त पानी और ऐड कर दिया जाता है। इस प्रकार ये रेगुलर चलता रहता है। इसके बाद में आता है आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर के प्रकार। अब देखो वाटर कूल्ड कंडेंसर सामान्य 3 प्रकार के होते हैं आपके। पहला सेल और ट्यूब टाइप कंडेंसर, दूसरा सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर, तीसरा डबल पाइप कंडेंसर। अब अपन पहले सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर को समझेंगे। सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, इस प्रकार के कंडेंसर एक बड़े सिलेंडर या खोल के आकार का होता है। इसमें अनेक समानांतर ट्यूब फिट होती है। यह ट्यूब स्टील व कॉपर की बनी होती है। इन ट्यूबों के अंदर पानी भेजा जाता है, यानी ट्यूब में क्या भेज रहे हैं अपन, ठंडा पानी, जबकि रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के अंदर घूमती है। यानी ट्यूब के अंदर पानी प्रवेश होता है और सेल के अंदर रेफ्रिजरेंट रहती है। पानी ट्यूब के एक सिरे से जाता है तथा दूसरे सिरे से निकल जाता है या प्राप्त होता है, बाहर निकल जाता है। सिरों पर बेफल्स प्लेट लगी होती है, जिसके द्वारा पानी को पूरे कंडेंसर में आगे पीछे धकेला जाता है। यानी बेफल्स प्लेट का उपयोग हो गया पानी को आगे पीछे धकेलना। पानी कंडेंसर के किसी भाग में जितनी बार गुजरता है उसे कंडेंसर पास संख्या कहते हैं। कंडेंसर ये क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ पास किस में संपन्न होती है कंडेंसर में, या नंबर ऑफ पास क्या कहलाती है। पानी कंडेंसर के किसी भाग से जितनी बार गुजरता है उसे नंबर ऑफ पास कहा जाता है। यह पानी की गति पर निर्भर करता है। ट्यूबों में पानी के आउटलेट और इनलेट अलग अलग होते हैं। आमतौर पर ट्यूब द्वारा पानी सेल की लंबाई में 2 गुना दूरी तय करता है। यानी एक बार जाता है और एक बार आता है, यानी डबल दूरी तय कर लिया। लंबाई तो आपके कंडेंसर की इतनी थी, अब डायग्राम में देखेंगे भी। कंप्रेसर से कंप्रेस की गई रेफ्रिजरेंट के वाष्प कंडेंसर के सेल में आते हैं और वहाँ पर वाष्प की ऊष्मा को कंडेंसर ग्रहण कर लेता है। यानी वाष्प की ऊष्मा को ठंडा पानी ग्रहण कर लेता है, जिससे यह तरल में बदल जाती है। यानी रेफ्रिजरेंट जो वाष्प में आई वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। इन ट्यूबों में पानी सेंट्रीफ्यूगल पंप द्वारा भेजा जाता है। अब अपन इसको क्या अपन डायग्राम के जरिए देखेंगे। ये हो गया आपका सेल एंड ट्यूब टाइप संघनित्र। इसमें देखो 2 भाग होते हैं। पहला तो होता है ये ट्यूब, ये सारी क्या है, ट्यूब्स है ये वाली। इन वाले भाग को क्या कहते हैं, ट्यूब्स। एक तो ट्यूब वाला भाग रहता है तथा दूसरा क्या, कौन सा, जो चारों तरफ की ये खोल, देखो खोल बना हुआ ना ये चारों तरफ का, इसे कहते हैं सेल। यानी इसमें 2 भाग है, सेल एंड ट्यूब। अब इन्हीं के आधार पे पानी और रेफ्रिजरेंट बहता है। अब सामान्य तौर पर रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर क्या होती है, सेल में एंटर करती है। सेल में एंटर करने के बाद इससे क्या होती है, सेल में उपस्थित ये ट्यूबें, इन ट्यूबों में क्या करती है, अपनी इस ऊष्मा को ट्रांसफ़र कर देती है। ऊष्मा को इन ट्यूबों को देने पर ये ट्यूबें ग्रहण करके क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होकर आउटलेट हो जाएगा। इस प्रकार देखो ये आपका वाटर इनलेट, ये इन क्या होता है आपका वेफर्स प्लेटें होती हैं यहाँ पे, इनकी सहायता ट्यूबों में प्रेस करता है ये ठंडा पानी। इन ट्यूबों में ठंडा पानी आ गया। ठंडा पानी आने के बाद क्या होता है, ये ठंडा पानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर से ऊष्मा ग्रहण करके गर्म हो जाता है और गर्म होके वापस आपका कूलिंग टावर में चला जाता है। अब आपका आता है आपका सेल एंड ट्यूब टाइप। सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका हॉरिजेंटल टाइप, या गया हॉरिजेंटल क्लोज टाइप। दूसरा होता है वर्टिकल क्लोज टाइप। हॉरिजेंटल का मतलब होगा इसकी स्थिति, यदि आपकी देखो इसकी स्थिति धरातल के समानांतर है, यानी इसकी बनावट क्या, हॉरिजेंटल, यानी धरती के समानांतर हो तो उसे कहते हैं हॉरिजेंटल टाइप वाटर कूल्ड कंडेंसर। दूसरा होता है वर्टिकल वाटर कूल्ड कंडेंसर। ये रहा देखो इसकी संरचना, ये रही।
ये वाला भाग क्या कहला, ये है आपका वर्टिकल सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। इस प्रकार इसके ये संरचना के आधार पे 2 प्रकार के हो गए। अब अगला आता है अपना सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। इस प्रकार के कंडेंसर में सेल के अंदर कॉइल फिट होती है। यह कॉइल तांबे की बनी होती है और इनका सेल स्टील का बना होता है। देखो आपका सेल एंड ट्यूब टाइप में तो क्या था, सेल के अंदर ट्यूबें लगी हुई थी, पर आपके सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर में क्या होगा, सेल के अंदर कॉइल लगी होती है। ठंडा पानी इन कॉइल से होकर बहता है। इन कॉइलों की बाह्य सतह पर गर्म गैस जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की होती है, यह सामान्य तौर पे क्या होती है, पानी को अपनी ऊष्मा देकर द्रव में बदल जाती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। इन कॉइलों में केवल साफ पानी की सप्लाई की जाती है। अधिक बहाव एवं उच्च तापक्रम के लिए इन ट्यूबों को सीरीज में जोड़ा जाता है। इनमें पानी एक सिरे से घूमता हुआ दूसरे सिरे से निकल जाता है। सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर का प्रयोग साफ पानी के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी सफाई करना कठिन होता है। इस प्रकार के कंडेंसर की क्षमता कम होती है, यानी इस प्रकार के कंडेंसर की क्षमता सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर की तुलना में कम होती है। अब इसे डायग्राम में देखेंगे अपन। यह आपका सेल एंड कॉइल टाइप संघनित्र। देखो इसमें क्या, ये आपकी ट्यूब है जो किसके रूम में लगी हुई है, कॉइल के रूम में, इसीलिए इसका नाम है सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर। इसमें देखो सेल में हमेशा क्या रहेगी, जिस माध्यम को जिसको ठंडा करना होता है, यानी कंडेंसर है तो आपको पता है रेफ्रिजरेंट को ठंडा करना होता है, इसीलिए सेल में क्या होगी, हाई प्रेशर टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर कंप्रेसर से आकर प्रवेश करेगी और लो प्रेशर हाई प्रेशर टेम्परेचर लिक्विड आउटलेट मिलेगी, यानी आएगी वाष्प और आउटलेट पे लिक्विड में मिलेगी। इसी प्रकार देखो आपको क्या, इस कॉइल में क्या होता है, ठंडा पानी आता है, क्या आता है, ठंडा पानी तो आता है और गर्म पानी क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी इसमें ठंडा पानी क्या होता है, इसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर से ऊष्मा ग्रहण करके लो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में बदल जाता है। यानी आपका पानी क्या होता है, रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा ग्रहण करके क्या होता है, ठंडा आता है और गर्म हो जाता है, और रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में बदल जाती है। इस प्रकार आपका सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर संपन्न होता है।